हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हमने अभी तक 5 ईयर की सीडीपी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की है विद सॉल्यूशन एंड विद एक्सप्लेनेशन। आज से हम इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी हम सब जानते हैं कि सीडीपी के सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इंग्लिश पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की। इंग्लिश पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 मार्क्स में हमारा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, पैसेज रहता है, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी के जो 15 मार्क्स होते हैं उनमें से इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाती है। तो हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? जो भी प्रीवियस ईयर में इंग्लिश पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स के, उसको हम रिवाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज learned by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। ये किसने कहा था, या फिर ये कौन मानता है कि जो लैंग्वेज है, भाषा सीखना है, भाषा सीखने के लिए इमिटेशन, किसी भी स्टिमुलाई का इमिटेट करना या फिर किसी भी स्टिमुलाई को इमिटेट करके ही भाषा को सीखा जा सकता है। तो वो बीएफ स्किनर थे, जिन्होंने कहा था कि लर्नर को जब भाषा सीखनी होती है या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट करना होता है तो उसके लिए एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट से ही स्टिमुलाई लेकर के, उन्हीं स्टिमुलाई से या फिर रेनफोर्समेंट से बच्चे का या लर्नर का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास होता है। तो ये बात किसने बोली थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलाई को इमिटेट करके ही भाषा सीखा जाता है? ये बोला था बीएफ स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंडर विच एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी एक्टिविटी है जिनको करने से साउंड रिकॉग्नाइज कर पाना और जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनका अर्थ निकाल पाना पॉसिबल है? राइटिंग से, स्पीकिंग से, लिसनिंग से या फिर रीडिंग से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका लिसनिंग, क्योंकि जब कोई बोल रहा होता है तो सुनने से जो भी शब्द होते हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड में जाते हैं। तो माइंड क्या करता है, उन शब्दों को डिकोड करता है, डिकोड करके उन जो भी साउंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उन वर्ड्स की जो भी मीनिंग होती है उसको भी आसानी से निकाल लेता है। इस वजह से लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको करके साउंड्स का रिकॉग्नाइज करना और उन वर्ड्स का मीनिंग डिडक्ट कर पाना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वन ओवरकम दिस? जब लैंग्वेज लर्निंग कर रहे होते हैं या फिर भाषा का अधिगम किया जाता है, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया में जो सबसे कम चीज का मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है तो वो होती है प्रोनाउंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन को या फिर किसी शब्द को बोलने में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसकी सबसे ज्यादा कमी होती है। तो इस चीज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है? ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रन कैन टॉक टू अनदर, ऐसा कोई टास्क या फिर प्ले करें जिससे बच्चे एक दूसरे से बात करें। या फिर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स फॉर रिमूविंग स्पीकिंग डिफेक्ट्स, मतलब कि जो स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं, स्पेशल एक्टिविटीज के लिए जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मदद ली जाए जिससे कि वो स्पीकिंग डिफेक्ट्स को कम कर सकें या फिर हटा सकें। या फिर करेक्टिंग मिस्टेक इमीडिएटली, तुरंत जो भी वो गलतियां कर रहे हैं उनको बता करके उसको तुरंत करेक्ट कर दिया जाए। या फिर रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए किसी शब्द को बार बार रिपीट करने से या तो प्रोनाउंसिएशन सही किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। रीडिंग अलाउड करने से मतलब तेज तेज क्लास में पढ़ने से पहली चीज क्या होगी, उन शब्दों को वो बार बार रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने से उनका प्रोनाउंसिएशन उनको अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। जो संज्ञानात्मक क्षमता है, कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब संज्ञानात्मक क्षमता, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉग्निटिव एबिलिटी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता है? एनालाइजिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर इवेल्युएटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी सिचुएशन दी जा रही है, किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर पाना, उस सिचुएशन का अच्छे से मूल्यांकन कर पाना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अ गुड टीचर इज वन हु, अच्छा अध्यापक कौन होता है? जो प्रिंटेड नोट्स थे, प्रिंटेड नोट्स की बात की जाए वो ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा। गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, ज्यादा से ज्यादा उनको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, या फिर गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, या फिर एक्सप्लेन वगैरह करना नहीं। बच्चे जब खुद से वो चीजें करके सीखते हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो भाषा सीखने के लिए एक अच्छा टीचर कौन होगा? जो उनको सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट के बिना अगर किसी को सेकेंड लैंग्वेज सीखनी, सेकेंड लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी वो हो जाती है जो हम अपने घर से सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज मतलब जो हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं। तो दूसरी भाषा सीखने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि मदद कर सकती है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर सिचुएशनल अप्रोच, या फिर नेचुरल अप्रोच, या फिर लैंग्वेज इमर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेचुरल अप्रोच। किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो नेचुरली अगर बच्चे सीखते हैं तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है वो चीज, मतलब कि उनके दिमाग में वो ज्यादा टाइम तक बनी रहती है, रटने वाली चीज नहीं रहती है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नेचुरल अप्रोच। ऐसी अप्रोच है जिससे कि बच्चे सेकेंड लैंग्वेज आसानी से सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a person who is fluent speaker is likely to possess verbal linguistic ability। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिंग्विस्टिक भाषा से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। वर्बल मतलब बोलना, स्पीकिंग, ठीक है। तो कहा गया फ्लुएंट स्पीकर जो है उसे क्या कहेंगे? वो होगा वर्बल लिंग्विस्टिक। उसके अंदर कौन सी एबिलिटी होगी? वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, which approach emphasizes interaction as the means and the goal of learning a language। कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो कोई भी भाषा सीखने का जो साधन है और उद्देश्य है वो इंटरेक्शन होता है, ठीक। तो कौन सी अप्रोच ऐसी है जो इस चीज पर ज्यादा जोर देती है कि इंटरेक्शन ही वो साधन या उद्देश्य है किसी भी भाषा सीखने का? साइलेंट वे, या फिर कम्युनिकेटिव, या फिर ओरल या फिर इमर्जन। तो कम्युनिकेटिव, बातचीत करके ही इंसान किसी भी भाषा को, ज्यादा बातचीत ही होती है। इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ? जब दो लोगों का आपस में बात होता है, दो लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना ही इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन से भाषा सीखना आसान होता है। तो ये चीज राइट ऑप्शन कम्युनिकेटिव में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि अगर बच्चों को भाषा सिखानी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें उसमें और साथ में सीखें। तो किस चीज के थ्रू ये चीज पॉसिबल है? डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर लेक्चर मेथड, या फिर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर इंडक्टिव मेथड। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? दो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं या फिर कई सारे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद बच्चों को कोई ना कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता है, कोई ना कोई विषय दे दिया जाता है जिस विषय पे उनको डिस्कशन करना होता है। तो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, अलग अलग मतलब एक कोई विषय दे दिया गया। अब एक ही विषय पे अलग अलग ग्रुप के बच्चे अपना अपना जो विचार होगा, अपने अपने थॉट्स होंगे, वो उस भाषा में एक दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? भाषा सीखने में मैक्सिमम बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities. जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया ये क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है जो क्या करती है, बच्चों को जो मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझने की एबिलिटी, किसी चीज को समझने की जो क्षमता है उसको गलत तरीके से अफेक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। किस टर्म्स में, पढ़ने के टर्म्स में, या फिर बोलने के, या फिर साइन लैंग्वेज समझने के, या फिर डायलेक्ट के फॉर्म में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रीडिंग। डिसलेक्सिया में बच्चे क्या करते हैं, उनको किस चीज में दिक्कत आती है, रीडिंग में दिक्कत आती है। ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि किससे रिलेटेड होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसका इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि डिसलेक्सिया जिन बच्चों में ये वाला डिसऑर्डर है उसके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये डिसलेक्सिया जो है वो किस चीज को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, रीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द लिंग्विस्ट, भाषावादी, ये जो नोम चॉम्स्की हैं, ये कौन है, ये लिंग्विस्ट हैं, मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब कि हर एक बच्चे के अंदर पहले से ही, जन्म से ही लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो कि वो यूज करता है किस चीज के लिए, सिमेंटिक्स के लिए, या फिर फोनेम्स के लिए, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, या फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर यूनिवर्सल ग्रामर। इस पूरे विश्व में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा को बच्चा साइन के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से सांकेतिक रूप में, वो सारी भाषा उसकी नॉन कॉन्शियस मतलब अचेतन अवस्था में उसके अंदर पहले से ही होती है। उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है, किसे कहा है, जो कि बच्चे में जन्म से ही होती है। मतलब किसी भी विश्व की कोई भी भाषा हो, हर भाषा को अचेतन रूप से किसी साइन या किसी सिंबल के फॉर्म में बच्चा जानता है। इसी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। इसको क्या है, मतलब किस लिए यूज करता है, यूनिवर्सल ग्रामर के लिए ये डिवाइस यूज करता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स यूजिंग मदर लैंग्वेज, या फिर रिसोर्टिंग टू फ्लुएंसी, या फिर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्ट्रक्चरल अप्रोच किस चीज को दर्शाता है, मटेरियल को सेलेक्ट करना और उसको ग्रेड देना, तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की, कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, संस्कृति जो है वो बच्चे की भाषा के विकास में मदद करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, या फिर टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, या फिर टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, या फिर टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। पोएम को एंजॉय करने के लिए और उसमें जो उसकी प्रशंसा है, शब्दों की या फिर जिस बारे में बात की गई है उस चीज की प्रशंसा करना, यही उद्देश्य होता है, यही मेन पर्पज होता है क्लास में पोएट्री रेसिटेट कराने का। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी के, जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे ईयर के PYQ की हम प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश पेडागोजी का ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।